A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. So students, in our previous session we started the exercise Let's Revise. Okay? हमारा रिवीजन चल रहा है अभी और हमने स्टार्ट किया था Let's Revise on page number 73 on your term book. ठीक है, सो उसके अंदर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1A, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन 2 चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल द ब्लैंक्स, एंड देन 3rd से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. ये तीनों क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 4. And that is fill in the blanks with the correct prepositions. Choose from those given in the brackets. Okay, हमने हमारा ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है ये किसके लिए है? प्रीपोजिशंस. जैसा जो कि पूरे एक लेक्चर में मैंने आपको ओनली प्रीपोजिशंस के बारे में समझाया था कि प्रीपोजिशंस क्या है, उसका इस्तेमाल हमें कहाँ पर करना है, सेंटेंसेस में उसका यूज़ क्या है. ठीक है, सो ये आपकी एक्सरसाइज है प्रीपोजिशंस के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. जिसका नंबर 1 क्वेश्चन है, द बुक इज लाइंग. द बुक इज lying blank the table. एंड ऑप्शन क्या है? इन एंड ऑन. ये दोनों प्रीपोजिशंस है. ठीक है, सो इन दोनों में से कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेंटेंस को समझेंगे. द बुक इज लाइंग ब्लैंक द टेबल. बुक लाइंग यानी कि पड़ी थी कहाँ पर? टेबल के ऊपर. सो हमें ऐसा ट्रांसलेशन मिलता है, ऐसा मीनिंग मिलता है इस सेंटेंस का कि भाई बुक टेबल के ऊपर पड़ी थी. टेबल के ऊपर. सो ऊपर के लिए यहाँ में कौन सा? इन यानी कि अंदर एंड ऑन यानी कि ऊपर. कोई भी चीज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट को छूकर पड़ी हो, उसके ऊपर छूकर पड़ी हो, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन. ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. ऑन का इस्तेमाल कब होगा? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको टच करके पड़ा हो, जैसे कि बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो टेबल को टच करके पड़ी हुई है, सो वहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन. ओके, नाउ नंबर 2 यानी कि बी. माई फ्रेंड इज वेटिंग माई फ्रेंड इज वेटिंग ब्लैंक द बस स्टॉप. और हमारे प्रीपोजिशन यहाँ पर है एट एंड ऑन. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेंटेंस. माई फ्रेंड इज वेटिंग. मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है. द बस स्टॉप. कहाँ पर? बस स्टॉप के ऊपर. और प्रीपोजिशंस हैं हमारे पास एट एंड ऑन. ऑन का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन अभी पहले ही सेंटेंस में दे दिया था कि कभी जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ को छूकर पड़ी हो उसके ऊपर, तब हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. और दूसरा है एट. जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में कहीं पर पहुंचना हो, कोई टाइम दिखाना हो, ठीक है, सो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? एट. एट का मतलब होता है वहाँ पर. जैसे कि माई फ्रेंड इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप. मेरा दोस्त पर, एट का मतलब होता है
पर। मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है बस स्टॉप पर। ओके, सो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एट। प्लेस एंड टाइमिंग के वक्त एट का इस्तेमाल होता है। ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, and that is the child hid the chair। और हमारे प्रीपोजिशंस है beside, and behind। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस को समझने की ट्राई करते हैं। सेंटेंस क्या है? द चाइल्ड हिड यानी कि छुप जाना। बच्चा छुप गया था कहाँ पर? द चेयर। और हमारे प्रीपोजिशन है बिसाइड यानी कि बाजू में, एंड बिहाइंड पीछे। ओके, सो अगर छुपना है बच्चे को तो वो पीछे ही छुपेगा। बिसाइड यानी कि के बाजू में, बिहाइंड यानी कि पीछे। सो द चाइल्ड हिड द चेयर, द चाइल्ड हिड बिहाइंड द चेयर यानी कि बच्चा चेयर के पीछे छुप गया। सो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? बिहाइंड। आपको पहले क्या करना है? जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उसको ट्रांसलेट करना है। ओके, अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको उसका आंसर डेफिनेटली आ ही जाएगा। ऑलराइट, नाउ डी, शीला स्वैम। शीला swam blank the river, the river। और आपका आंसर्स है, प्रीपोजिशंस है अंडर, across, let's understand the sentence। शीला स्वयं यानी कि शीला तैर रही थी। शीला तैर रही थी। ब्लैंक द रिवर, अंडर का मतलब होता है नीचे, अक्रॉस का मतलब होता है पार। अक्रॉस का मतलब होता है पार। ओके, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि शीला नदी के पार तैर रही थी। अंदर या नीचे तैर रही थी ऐसा इसका मीनिंग नहीं होता, नदी को पार करते हुए तैर रही थी। सो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल रहेगा? एक्रोस, ACROSS, एक्रोस यानी कि नदी के पार। नाउ E, and that is he died। he died blank into, sorry, he died blank the water। और आपके प्रीपोजिशंस है into and in। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द सेंटेंस। और सेंटेंस हमारा क्या है? ही डाइव, डाइव करना यानी कि छलांग लगाना, ऊपर से छलांग लगाना। और वो छलांग पानी में भी हो सकती है, और अगर आप ऊपर हो पहाड़ के ऊपर
और बंजी जंपिंग कर रहे हो तो उसको भी स्काई डाइविंग बोलते हैं, ठीक है। सो डाइव करना यानी कि छलांग लगाना ऊपर से। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ही डाइव्ड द वाटर, उसने पानी में छलांग लगाई। इनका मतलब भी होता है अंदर, इनटू का मतलब भी होता है अंदर, लेकिन इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट बोथ, इनटू एंड इन। इन का मतलब होता है किसी के भी अंदर, इन बोतल, इन क्लासरूम, कोई चीज़ किसी के अंदर ऑलरेडी रखी गई हो, जैसे कि चिल्ड्रंस आर इन द क्लासरूम, वाटर इज इन द बोतल, कैरोसिन इज इन द ट्यूब। ओके, ऐसा कोई भी चीज़ अगर किसी के अंदर है तो हम इसके अंदर इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाना है तब कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? इनका। लेकिन अगर कोई चीज़ या तो कोई ऑब्जेक्ट तेज़ी से गति करता हुआ किसी के अंदर जाता है, ठीक है, आई रिपीट और लिसन कीजिए केयरफुली कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति से यानी कि स्पीड से किसी के अंदर जाता है, जैसे कि डाइव करना, अगर इंसान डाइव करके पानी में जाएगा, छलांग लगाएगा तो उसके अंदर स्पीड होगी, स्पीड करके वो पानी में गया, तब हमें इनटू इस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। अगर कोई ऑलरेडी है, ठीक है, शांति से अगर किसी चीज़ को दिखाना कि भाई ये इसके अंदर ये है तो हम इनका यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर हमें स्पीड के अंदर कोई चीज़ तेज़ी से निकल रही है, पसार हो रही है, पास हो रही है, ठीक है, तब हम इनटू का यूज़ करेंगे। और अगर कोई इंसान छलांग लगा रहा है पानी में तो वो स्पीड में होगा, गति में होगा, ठीक है। सो कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा? इनटू। दोनों का मीनिंग सेम है, अंदर जाना, अंदर होना, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर जो भी ही यानी कि जो भी लड़का पानी में डाइव कर रहा है वो एकदम गति से, तेज़ी से कर रहा है, इसलिए कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा? इनटू। ओके, नाउ लास्ट यानी कि इफ। There is a park blank of my house। और आपके प्रीपोजिशंस कौन से हैं? इन फ्रंट ऑफ, in front of and into। Let's understand the sentence first. There is a park blank of my house। एक पार्क, वहाँ पर एक पार्क यानी कि एक बगीचा, एक बाग मेरे घर के सामने है। इनटू का मतलब तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि किसी के अंदर, घर के अंदर। इनटू अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? देयर इज़ अ पार्क इनटू माय हाउस, मेरे घर के अंदर, और वो भी बगीचा तो है ही ऑलरेडी, तेज़ी से आ नहीं रहा है घर के अंदर, सो ऑब्वियसली इनटू का यूज़ नहीं होगा। और इन फ्रंट ऑफ, इस फ्रेज का मतलब होता है सामने, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। और अगर सेंटेंस में हम इसका यूज़ करें तो फुल मीनिंग क्या बनेगा? देयर इज़ अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि मेरे घर के सामने एक बगीचा है, एक पार्क है। सो दिस इज द राइट आंसर, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 इन योर बुक्स। Okay students, now we are moving forward to our next question. Question number 5. Write a paragraph on any one of the topics. आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ मीन्स 10 लाइन लिखनी है, 10 लाइन लिखनी है। ए है माई फेवरेट टॉय एंड बी है माई फेवरेट पर्सन। आपको या तो
टॉय के लिए 10 लाइन लिखनी है और अपना फेवरेट पर्सन, जो भी आपका फेवरेट पर्सन हो, जैसे कि आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मोम, आपके डैड, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, उनके बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। और जो भी आपका फेवरेट टॉय हो, जिस खिलौने से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो खेलना, उसके बारे में 10 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट अबाउट माई फेवरेट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है माई फेवरेट पर्सन। जो भी आपका फेवरेट पर्सन है उसके बारे में आपको 10 लाइन्स बोलनी है, लिखनी है, ओके। सो मैं लिखूंगी यहाँ पर मेरी मम्मी के बारे में, ओके। सो माय फेवरेट person in my house is my mother। मेरी मम्मी मेरे घर में मेरी सबसे फेवरेट पर्सन है और आप सबकी भी फेवरेट पर्सन आपकी मम्मी ही होगी। और रीज़न आपको आप सभी को पता है कि क्यों हमारी मम्मी हमारी सबकी फेवरेट है। My favorite person in my house is my mother. My mother loves me so much. मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। अब उसका नाम लिखिए। My mother's name is दया बेन। मेरी मम्मी का नाम दया बेन है। She is very beautiful lady। हर बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। सो आई एम गोइंग टू राइट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत है। शी इज़ अ केयरिंग She is a very good cook। वो कुकिंग में बहुत ही अच्छी है। She cooks very delicious food for our family। वो सबके लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है। She helps me in my homework too। She get up early in the morning। वो सुबह को हर रोज़ जल्दी उठ जाती है। कौन? मेरी मम्मी। क्योंकि वो मेरी फेवरेट पर्सन है इसलिए मैं अपने मम्मी के बारे में बात कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर अपने मम्मी की डिटेल्स लिखूँगी कि वो कैसी लगती है, वो क्या करती है, उसका नाम क्या है, वो किस तरह से घर में सबके साथ व्यवहार करती है, मेरे लिए क्या करती है। तो वो मेरे लिए खाना अच्छा बनाती है, फिर होमवर्क में मेरी हेल्प करती है, सुबह को हर रोज़ जल्दी उठ जाती है। देन अब हम क्या लिखेंगे? सी कीप
आवर होम क्लीन, वो हमारा घर अच्छा रखती है, यानी कि क्लीन रखती है क्योंकि घर का सारा काम करती है। कितने सेंटेंस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमें लास्ट सेंटेंस लिखना है। सो हम क्या लिखेंगे? आई लव माई मदर वेरी मच, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, सो मैंने एक टॉपिक माय फेवरेट पर्सन के बारे में यहाँ पर आपको लिख दिया। आपको भी इस तरह से लिखना है, आपकी मम्मी का जो नाम है वो लिखना है। और माय फेवरेट टॉय, आपको माय फेवरेट टॉय जो ए है वो होमवर्क में करना है, अपने आप करना है। जो भी आपका फेवरेट खिलौना है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, सो अभी माय फेवरेट पर्सन के बारे में लिख लीजिए। ओके, नाउ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक पोएम आपको दी गई है। What does the bee do? Bring home blank. And what does father do? Bring home blank. And what does blank do? Lay out the money. And what does baby do? Blank up the honey. जो कि लिखी है क्रिस्टीना रोसेटी ने। क्रिस्टीना रोसेटी की एक और पोएम भी हमारे सिलेबस में है, हमने लास्ट में देखी थी, और ये है दूसरी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट द पोएम हियर। 6 पोएम। What does the bee do? What does the bee do? बी यानी कि मधुमक्खियाँ, वो क्या करती है? Bring home blank। मधुमक्खियाँ अपने घर पर क्या ले जाती है? हनी, यानी कि शहद। And what does father do? And what does father do? यानी कि हमारे पिता क्या करते हैं? Bring home, वो घर पर क्या ले जाते हैं? मनी, यानी कि पैसे। जॉब करते हैं तो पैसे मिलते हैं तो वो घर पर लाते हैं। एंड व्हाट डज मदर्स lay out the money, lay out the money। And what does baby do? Eat up the honey। ये एक पोएम है। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। What does the bee do? मधुमक्खियाँ क्या करती है? Bring home honey, वो घर पर हनी ले आती है। And what does father do? पापा क्या करते हैं? Bring home money, पापा घर पर पैसे लाते हैं। And what does mothers do? मम्मियाँ क्या करती है? Lay out the money, वो मनी को खर्च करती है। And what does baby do? और बच्चे क्या करते हैं? Eat up the honey, देखिए हनी हनी। बच्चे क्या करते हैं? पापा जो पैसे लाते हैं, मम्मी उससे जो खरीदी शॉपिंग करती है,
हनी लाते हैं उसे खाने का काम कौन करते हैं? बच्चे। सो ये एक पोएम है, यहाँ पर जो ब्लैंक्स है वो आपको आपकी बुक में फिल करनी है। ओके, सो हियर आपका आज का होमवर्क है कि आपको आपके फेवरेट टॉय के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। सो आई एम गोइंग टू एंड इट दिस सेशन हियर। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। एंड यस लिसन कि यहाँ पर हमारा सिलेबस 3rd इंग्लिश का कंप्लीट होता है। ओके, सो हम अब से जो भी ग्रुप में वीडियो भेजेंगे वो रिपीट वीडियो होंगे। सो आपको रिवीजन करना है उन वीडियो को अगेन देखकर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।